जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में द सिलेक्शन गुरु का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करेंगे, जिसमें बायोलॉजी क्लास नंबर कितना होगा तो 4 होगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है आपको फ़ायदा करेगा। और इसके पहले पॉलिटी का जो है ना सारा क्लास करवा चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है आपका एक क्लास में जो है ना सारा पॉलिटी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग नहीं देखें उस क्लास को, सभी लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जितने भी बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटी का, वो सारा जो है ना आपको एक क्लास में मिल जाएगा। तो आज के इस क्लास में देखने वाले हैं बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी देखने वाले हैं। इसमें बायोलॉजी में 3 क्लास करवाए हैं, तो आप लोग पीछे क्लास अगर नहीं देखें तो पीछे क्लास भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से जो है ना आपका सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज जो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 85 से देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 85 से, और इसके पहले जो है ना 84 तक पहले वाले क्लास में आपको मिल जाएगा। तो देखिए 85 नंबर क्वेश्चन से जो है ना यहाँ से नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए बिहार पुलिस अवर निरीक्षक SI जो है ना मुख्य परीक्षा का एग्जाम हुआ था 29/11/2020 को एग्जाम हुआ था। तो यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं और एक क्लास नंबर 4 होगा, ठीक है, बायोलॉजी का। तो देखिए 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति का जो मुख्य अवयव है क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे डी नहीं ए होगा, काइटिन होगा। क्या होगा, काइटिन, ठीक है। यहाँ पे ए कर लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है ना कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है, तो काइटिन है। तो आगे कह रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है, तो काइटिन है, ठीक है। और कवक का अध्ययन जो है ना माइकोलॉजी कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे कह रहा है यह परजीवी या मृतोपजीवी या सहजीवी होते हैं, ठीक है। यह जो है परजीवी या मृतोपजीवी या सहजीवी होते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि कवक द्वारा उत्पन्न जो है ना विष को एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। तो कवक द्वारा जो उत्पन्न विष होता है उसे क्या कहते हैं, एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। और कवकों में संचित भोजन जो है ना ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। तो कवकों में संचित भोजन क्या होता है, तो ग्लाइकोजन होता है। और पादप की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव जो है ना क्या है, तो सेलुलोज होता है। तो कवकों में संचित भोजन बोलेगा तो क्या होता है, तो ग्लाइकोजन होता है। और पादपों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है शैवालों का अध्ययन बोलेगा तो क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पूछेगा कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन बोलेगा तो माइकोलॉजी। आगे कह रहा है कि शैवाल जो है ना स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, शैवाल कैसी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध का को जो है ना लाइकेन कहा जाता है। तो कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं, तो लाइकेन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे कह रहा है एफ्ला विष का उत्पादन जो है ना होता है किसके द्वारा होता है। एफ्ला विष का जो उत्पादन होता है किसके द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो कवक के द्वारा होता है। तो कह रहा है कि एफ्ला विष का जो उत्पादन होता है कवक के द्वारा होता है। और एफ्ला विष को जो है ना एफ्लाटॉक्सिन भी कहा जाता है। एफ्ला विष को क्या बोलते हैं, एफ्लाटॉक्सिन भी कहा जाता है। और एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का जो है ना क्या है, कार्बनिक यौगिक है। और यह सात विषाक्तता क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है, कौन, एफ्लाटॉक्सिन। आगे कह रहा है कवकों द्वारा उत्पादित जो है ना प्रमुख कार्बनिक अम्ल क्या क्या है। तो देखिए सिट्रिक अम्ल जो है ना किस में होता है, एप्रजिलिस नाइगर में होता है। किस में होता है, एप्रजिलिस नाइगर में होता है, ठीक है। और ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है, तो एप्रजिलिस नाग ईगर में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है फ्यूमेरिक अम्ल किस में होता है, एप्रजिलिस जो है ना गैलोमाइसिस में होता है। और नेक्स्ट है फ्यूमेरिक अम्ल किस में होता है, तो राइजोपस अस्टोलोनिफर में होता है, ठीक है। तो फ्यूरोमेरिक अम्ल पूछेगा किस में होता है, तो राइजोपस अस्टोलिनिफर में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है ग्लूकोनिक अम्ल बोलेगा तो पेनिसिलियम परफ्यूरोरिजम में होता है, ठीक है। तो ग्लूकोनिक अम्ल पूछेगा तो पेनिसिलियम परफ्यूरोजीनम में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि कवक में क्लोरोफिल जो है ना नहीं पाया जाता है। कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अतः ये जो है ना अपना भोजन नहीं बनाते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कवक जो है ना, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अतः जो है ना ये अपना भोजन नहीं बनाते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, तो स्वपोषी नहीं होते हैं, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये अपना भोजन जो है ना स्वयं बनाते हैं, अतः ये क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि कवक शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो लाइकेन कहते हैं। तो कवक जो है ना शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं,
उसे क्या कहते हैं, तो लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी तथा विषाणु का अध्ययन जो है ना वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो जीवाणु का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है, तो बैक्टीरियोलॉजी, और विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम जो है ना क्रोमोसोम हो जाते हैं, क्या है बताइए। कह रहा है कि अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं क्या कहलाता है, तो उसे जो है ना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो इसी में कह रहा है कि अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम या गुणसूत्र हो जाते हैं उसे क्लाइनफेल्टर क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, और यह रोग जो है ना किस में होता है, तो पुरुष में होता है। ठीक है, आगे कह रहा है इनमें पुरुषों के विरसन मतलब टेस्टिस अल्प विकसित होते हैं और स्त्रियों के समान स्तन क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं, और इस तरह के पुरुष क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं। ठीक है, नहीं देखिए टर्नर सिंड्रोम के बारे में कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, तो यह जो है ना रोग स्त्रियों में होता है। टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, तो यह रोग स्त्रियों में होता है, और इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या जो है ना कितनी होती है, तो 45 होती है, और इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा, और क्या होता है, बच्च क्या होता है, चपटा होता है, और जननांग क्या होता है, अल्प विकसित होता है। ठीक है, जिसमें टर्नर सिंड्रोम होता है। ठीक है, और किस में होता है, तो स्त्री में होता है, और इस रोग से ग्रसित महिला क्या होती है, तो बांझ होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति क्या होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, तो मंदबुद्धि होते हैं। नेक्स्ट है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम क्या है, तो कह रहा है कि पटाउ सिंड्रोम में जो है ना इसमें रोगी का ऊपर ओठ के बीच क्या होता है, तो कट जाता है। तो पटाउ सिंड्रोम में क्या कर रहा है, इसमें रोगी का ऊपर का ओठ के बीच में से क्या होता है, कट जाता है, और तालू में जो है ना दरार हो जाता है। क्या होता है, तालू में दरार हो जाता है, और इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र आदि से क्या होता है, प्रभावित हो सकता है। ठीक है, इसको पटाउ सिंड्रोम होता है। इस रोग में रोगी क्या होता है, मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से क्या होता है, प्रभावी हो सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मैकलंग ने लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय बात का प्रतिपादन किया था, और समान मनुष्य में जो है ना कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। और आगे कह रहा है कि बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का गुणसूत्र जो है ना जिम्मेदार होता है। ठीक है, महिलाओं के नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए जो है ना पुरुष का गुणसूत्र क्या होता है, जिम्मेदार होता है, महिलाओं का नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 88, कह रहा है कि ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं का अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं का अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। इसे क्या कहते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अनॉक्सी शोषण के दौरान ग्लूकोज 2 चरणों में टूटकर ऊर्जा क्या होती है, मुक्त करती है। तो अनॉक्सी शोषण के दौरान ग्लूकोज क्या होता है, 2 चरणों में जो है ना टूटकर ऊर्जा क्या करती है, मुक्त करती है। और ग्लाइकोलाइसिस जो है कोशिका द्रव में इस प्रक्रिया में ग्लूकोज टूटकर पायरुवेक एसिड में क्या होता है, तो बदल जाता है। ठीक है, और आगे कह रहा है इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है ना नहीं होती है। किस प्रक्रिया में, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है ना, ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती है। ठीक है, और इसमें 4 ATP ठीक है ऊर्जा उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें 4 ATP ऊर्जा उत्पादन होता है, जिसमें 2 ATP मतलब 2 ATP का प्रयोग इसी प्रक्रिया के लिए जो है ना किया जाता है। ठीक है, और आगे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि क्रेबी साइकिल जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा क्या होता है, ऊर्जा जो है ना ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, आगे कह रहा है ATP को ऊर्जा करेंसी, कोशिका का ऊर्जा जो है ना मुद्रा कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है ATP को ऊर्जा करेंसी या तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, और ATP का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, और यह एक कार्बनिक यौगिक है जो जीवित कोशिकाओं को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे कह रहा है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाले संरचना को जो है ना क्या कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाले संरचना को जो है ना क्या कहा जाता है, तो इसे जो है ना अपरा प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरा प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को जो है ना क्या कहते हैं, अपरा या क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन होता है,
और भ्रूण क्या होता है, गर्भ में पलता है। तो फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है और भ्रूण में क्या होता है, गर्भ में, भ्रूण जो होता है ना गर्भ में पलता है। ठीक है। आगे करा कि प्लेसेंटा के द्वारा एंटीबायोटिक फ्यूल्ड स्रावित होता है जिसमें भ्रूण डूबा हुआ रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे करा कि प्लेसेंटा के द्वारा एम्यूनोटिक जो है ना एम्यूनोटिक फ्यूल्ड जो है ना स्रावित होता है। ठीक है, जिसमें भ्रूण डूबा रहता है। आगे करा कि प्लेसेंटा द्वारा माता का रक्त भरण में जो है ना, यहाँ पे भ्रूण होगा, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण तत्व की, यहाँ पे कह रहा है कि प्लासेंटा द्वारा माता का रक्त भरण मतलब भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण तत्व की आपूर्ति करता है। ठीक है। तथा वापस CO2 या यूरिया को क्या करता है, जो है ना लौटाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि प्लेसेंटा द्वारा स्रावित एम्यूनोटिक जो है ना फ्यूल्ड भ्रूण को क्या करता है, जो है ना धक्का से बचाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्लेसेंटा द्वारा स्रावित एम्यूनोटिक फ्यूल्ड भ्रूण को धक्का से क्या करता है, तो बचाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है ना कितना होता है, बताइए। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है कितना होता है, क्या होगा? तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। 120/80 मिलीमीटर Hg होता है। तो यहाँ पे कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है कितना होता है, 120/80 मिलीमीटर Hg होता है। तो कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर Hg होता है और रक्तचाप को जो है ना स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से जो है ना मापा जाता है। तो रक्तचाप को स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है और रक्तचाप में 120 जो है सिस्टोलिक प्रेशर होता है तथा 80 जो है ना डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि रक्तचाप में जो 120 होता है क्या होता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है तथा जो 80 होता है वो क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि मनुष्य के हृदय के एक धड़कन में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। कह रहा है कि मनुष्य के हृदय की एक धड़कन में जो है ना 0.8 सेकेंड का समय लगता है और हृदय की एक धड़कन में जो है 70 ml रक्त जो है ना निकलता है। और नेक्स्ट है कृत्रिम हृदय का नाम जो है जार्विक कितना क्या है, तो 7 है। कृत्रिम हृदय का नाम जार्विक कितना है, तो 7 है। और हृदय का कार्य रक्त शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन करना, जबकि किडनी का कार्य क्या है, रक्त को छानना मतलब फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हृदय का जो कार्य होता है ना, हृदय का जो कार्य है रक्त का शुद्धिकरण करना मतलब प्यूरिफिकेशन करना, जबकि किडनी का जो कार्य होता है वो क्या करता है, रक्त को छानना मतलब फिल्ट्रेशन करना। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण क्या है। तो कह रहा है कि दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण जो है ना 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुआ था। तो दुनिया का पहला जो हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुआ था। ठीक है। और इस ऑपरेशन को दक्षिण अफ्रीका के सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ठीक है। और लुइस वॉस्कैंस्की नामक व्यक्ति को नया हृदय लगाया गया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को एम्स के डॉक्टर वेणुगोपाल की एक टीम ने किया था। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को एम्स के डॉक्टर वेणुगोपाल की एक टीम ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कह रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर DNA मिलता है, बताइए कहाँ मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है, तो ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कह रहा है न्यूक्लियस के बाहर DNA जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और न्यूक्लियस के बाहर DNA माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में ही जो है ना पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर DNA माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, तो पाया जाता है। और DNA में जो है ना डीऑक्सीराइबो शुगर होता है और DNA एक अनुवांशिक पदार्थ है जो क्या है, सीढ़ीनुमा होता है। और इसमें एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और क्या है, साइटोसिन नामक क्षार जो है ना पाए जाते हैं। आगे कह रहा है कि DNA के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, ये सब क्वेश्चन जो है ना बार बार एग्जाम में आते रहता है। कह रहा है कि DNA के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था, तो वाटसन एवं जो है ना क्रिक ने किया था। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, बिहार पुलिस प्रवर्तन अवर निरीक्षक SI प्रारंभिक परीक्षा ये कब हुआ था, 6/12/2020 का एग्जाम हुआ था। इसी का जो है ना सारा बायोलॉजी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि इनमें से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा जो है ना संचरित नहीं होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा जो है ना संचरित नहीं होता है, बताइए कौन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ए, निमोनिया नहीं होता है। ठीक है। लेकिन टाइफाइड होता है, पीलिया होता है और हैजा होता है। ठीक है। आगे देखिए आगे कह रहा है कि निमोनिया जो है ना, निमोनिया रोग दूषित जल के द्वारा क्या होता है, संचरित नहीं होता है। याद रखिएगा कि निमोनिया जो होता है दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है। निमोनिया रोग
डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु के द्वारा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि निमोनिया जो रोग होता है किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, और याद रखिए कि निमोनिया जो है ना जीवाणु के द्वारा ही होता है। ठीक है, और निमोनिया रोग का लक्षण तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन आदि होता है। ठीक है, तो निमोनिया का लक्षण क्या होता है, तेज बुखार आना और फेफड़ों में जो है ना सूजन आना होता है। ठीक है, और आयकर आधुनिक चिकित्सा का पिता के नाम से जाने वाले सर विलियम्स ने निमोनिया द्वारा होने वाली मृत्यु और अक्षमता को मान्यता प्रदान की और इसको 1918 में मनुष्य की मृत्यु का जो है ना कप्तान कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक चिकित्सा का पिता के नाम से जाने वाले जो है ना सर विलियम्स ने निमोनिया द्वारा होने वाली मृत्यु और अक्षमता को मान्यता प्रदान की और इसको जो है ना 1918 में मनुष्य की मृत्यु का क्या कहा, कप्तान कहा था। ठीक है, आगे कह रहा है कि हैजा, टाइफाइड, पीलिया दूषित जल के संचरण से होने वाला क्या है, तो प्रमुख रोग है। तो हैजा, टाइफाइड, पीलिया दूषित जल के संचरण से होने वाला क्या है, तो प्रमुख रोग है। और हैजा को जो है ना कॉलरा बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, तो आंत को जो है ना प्रभावित करता है। तो हैजा किसको प्रभावित करता है, तो आंत को प्रभावित करता है। और इसके जीवाणु का नाम बोलेगा तो विब्रियो क्या है, कैलोरी है। ठीक है, आगे कह रहा है कि टाइफाइड भी आंत को जो है ना प्रभावित करता है और यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है, याद रखिएगा। तो हैजा भी जो है ना आंत को प्रभावित करता है, टाइफाइड भी किसको प्रभावित करता है, तो आंत को ही प्रभावित करता है। और हैजा का जीवाणु का नाम पूछेगा तो विब्रियो कैलोरी होता है और टाइफाइड के जीवाणु का नाम पूछेगा तो क्या होता है, तो जो है ना साल्मोनेला टाइफी होता है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि इटाई नामक रोग कैडमियम प्रदूषित जल के सेवन के कारण जो है ना होती है और रेडियो सक्रिय अस्टानिशियम के 90 जो कारण स्थिर कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो रेडियो सक्रिय अस्टानिशियम जो है ना इसमें 90 के कारण क्या होता है कि अस्थि में क्या होता है, तो कैंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का जो है ना चयन नहीं किया था, बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का जो है ना चयन नहीं किया था, बताइए कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था, क्या होगा। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, फूल का रंग का नहीं किया था लेकिन बीज रंग का किया था, फूल की स्थिति के पर किया था और फूल की आकृति पर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए फल की स्थिति का लक्षण जो है ना का चयन नहीं किया था और वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और आगे कह रहा अनुवांशिकता मतलब जेनेटिक्स के बारे में सर्वप्रथम जो है ना जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिया था। तो यहाँ पे कह रहा है अनुवांशिकता मतलब जेनेटिक्स के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी दिया था वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक कौन थे, ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिया था। ठीक है, और इसी कारण उन्हें जो है ना अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकता शब्द विलियम वाटसन ने दिया था जबकि जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। याद रखिएगा, अनुवांशिकता शब्द बोलेगा तो किसने दिया था, तो विलियम वाटसन ने दिया था, जबकि जीन शब्द किसने दिया, जोहानसन ने दिया था। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर पौधा को क्या किया था, चुना था। ठीक है, और मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर से 2 जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया जिन्हें क्रमशः एक संकरीय मतलब मोनो हाइब्रिड या दूसंकरीय जो है ना डी हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर 2 जोड़ी जो मतलब विपरीत गुणों की वंशागति का क्या किया, अध्ययन किया, जिसे क्रमशः जो है ना एक संकरीय व दूसंकरीय क्या कहते हैं, तो क्रॉस कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है मेंडल का नियम क्या क्या है, देखिए मेंडल का नियम पहला बोलेगा तो प्रायोगिकता का नियम किसका है, तो मेंडल का नियम है। और दूसरा क्या है, पृथक्करण का नियम मेंडल का ही नियम है। और तीसरा क्या है, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम बोलेगा तो किसका है, तो मेंडल का ही नियम है। ठीक है, तो 3 नियम है, प्रायोगिकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का ही नियम। ठीक है, अपव्यूहन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप जो है ना कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से जो है ना दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। और जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारको मतलब जीन को क्या करता है, बना होता है, मतलब कारको जीन का क्या होता है, बना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को उसका क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारको मतलब जीन का क्या होता है, बना होता है। और गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1888 में किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गुणसूत्र का नामकरण जो है ना कब और किसने किया था, तो गुणसूत्र का जो नामांकन था डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1888 में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, कह रहा है कि थायमीन क्या है, बताइए। थायमीन है क्या,
किस विटामिन को जो है ना थायमीन कहते हैं, तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, तो थायमीन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि थायमीन विटामिन B1 है। ठीक है, विटामिन बी जो है जल में क्या है, घुलनशील विटामिन है। बी और सी भी होता है, भैंस गया पानी में, इसका ट्रिक याद रखिएगा। विटामिन बी जल में क्या होता है, घुलनशील विटामिन है। और विटामिन का आविष्कार जो है ना फंक ने कब किया था, 1911 में किया था। ठीक है, कुछ विटामिन और उनके जो है ना रासायनिक नाम दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो कह रहा है कुछ विटामिन और उनके रासायनिक नाम है। तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। और विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। और विटामिन B3 को क्या कहा जाता है, तो निकोटिनोमाइड या नियासिन कहा जाता है। ठीक है, और विटामिन B5 को क्या बोलते हैं, पेंटोथोनिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए बोलेगा तो रेटिनॉल, विटामिन B2 बोलेगा तो राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 बोलेगा तो नियासिन या कह सकते हैं, या तो फिर निकोटिनमाइड कह सकते हैं। ठीक है, और विटामिन B5 का बोलेगा तो पेंटोथोनिक अम्ल, और विटामिन B6 बोलेगा तो क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिन कहा जाता है। ठीक है, और विटामिन B7 को क्या बोलते हैं, बायोटीन कहा जाता है। विटामिन B9 को क्या कहते हैं, फॉलिक अम्ल कहा जाता है। और विटामिन B12 को क्या कहते हैं, साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। और विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल कहा जाता है। ठीक है, और विटामिन के को क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। विटामिन ए बोलेगा तो रेटिनॉल, विटामिन B2 बोलेगा तो राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 बोलेगा तो नियासिन, विटामिन B5 बोलेगा तो पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, और विटामिन B6 बोलेगा तो पैराडॉक्सिन, विटामिन B7 बोलेगा तो बायोटीन, और विटामिन B9 बोलेगा तो फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 बोलेगा तो साइनोकोबाल्मिन, और विटामिन ई बोलेगा तो टोकोफेरोल, और विटामिन के बोलेगा तो क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन हो जाएगा। ठीक है, ये सभी पॉइंट जो है ना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 है। कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है ना, किसके लिए बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी, जल के वहन के लिए क्या है, तो पादप में जाइलम क्या उत्तरदायी है। ठीक है, तो कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए, तो जल के वहन के लिए। और जाइलम एवं फ्लोएम पौधे में उपस्थित प्रमुख क्या है, संवहन ऊतक होता है। तो जाइलम एवं फ्लोएम पौधे में क्या उपस्थित प्रमुख संवहन ऊतक है। और जाइलम के बारे में कह रहा है, ऊतक पौधे की जड़, तना एवं पत्तियों में जो है ना पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, चालन ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, और जाइलम जो है ना 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है। तो जाइलम होता है कितने प्रकार के तत्वों से बना होता है, तो 4 प्रकार के तत्वों से जो है ना जाइलम बना होता है। कौन कौन है, तो पहला है वहिनिकाएँ, दूसरा है वाहिकाएँ, तीसरा क्या है जाइलम तंतु, और चौथा क्या है जाइलम मृदुतक है। ठीक है, ये 4 तत्वों से जो है ना जाइलम बना होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है ना बिहार पुलिस वन अधिकारी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्जाम हुआ था 17/1/2021 का। यहाँ से जो है ना जो भी बायोलॉजी क्वेश्चन पूछा गया ये सारा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई जो है ना क्या है, बताइए। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन होता है। क्या होता है, जीन होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या होता है, जीन होती है। और डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि प्याज अपने भोजन को पत्तियों में क्या करता है, संग्रहित करता है। प्याज जो है अपने भोजन को पत्तियों में संग्रहित करता है, जबकि प्याज समग्र रूप से जो है ना एक रूपांतरित क्या है, तो तना है, जिसे क्या कहते हैं, वल्ब कहा जाता है। ठीक है, और प्याज के पौधे के लिए पोषक तत्व जो है ना कंद के भीतर क्या होता है, जमा होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्याज के पौधे के लिए जो पोषक तत्व जो है ना कंद के भीतर क्या होता है, जमा होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्याज में संचित भोजन सेलुलोज के रूप में क्या होता है, संग्रहित होता है। तो प्याज में जो है ना संचित भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, तो प्याज में संचित भोजन जो है सेलुलोज के रूप में क्या होता है, संग्रहित होता है। और आगे कह रहा है कि हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, गन्ना आदि क्या है, तो रूपांतरित जो है ना ये सब क्या है, तना है। हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, गन्ना ये सब क्या है, तो रूपांतरित तना है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि गाजर, शकरकंद, चुकंदर, शलजम और मूली जड़ का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अगर तना का बात करें तो हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, गन्ना हो जाएगा। अगर जड़ का बात करें तो गाजर, शकरकंद, चुकंदर, शलजम और क्या हो जाएगा, मूली हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रिक देखिए सर के द्वारा दिया गया, SCGSM जड़ है, बाकी क्या है, तना है। ठीक है, एस से क्या हो गया शलजम, सी से क्या हो गया चुकंदर, और जी से क्या हो गया गाजर, और एस से क्या होगा शकरकंद, और एम से क्या होगा मूली हो गया। ये ट्रिक याद रखिएगा, SCGSM जड़ है, बाकी क्या है, तना है। ठीक है, याद रखिएगा शलजम, चुकंदर, गाजर, शकरकंद और मूली ये सब क्या है, तो जड़ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 पे कह रहा है कि शहद के मक्खी का बीज जो है ना कैसा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि शहद के मक्खी का जो बीज होता है
वो कैसा होता है बताइए। तो क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मधुमक्खी जो है ना कीट वर्ग का क्या है, तो प्राणी है। कह रहा है कि मधुमक्खियों छत्ते बनाकर जो है ना, मधुमक्खियाँ जो होता है छत्ते बनाकर रहती है, और इनका यह घोंसला जो है ना छत्ता मोम से क्या होता है, बनता है। यह जो है ना संघ बनाकर रहती है, प्रत्येक संघ में एक रानी और कई सौ नर और श्रेष्ठ जो है ना श्रमिक होते हैं, ठीक है। और मधुमक्खी के क्या बोल रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरह की जो है ना मधुमक्खियाँ होती है। कह रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते में जो है ना 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती है। एक होता है रानी, दूसरा होता है नर, और तीसरा होता है क्या होता है, कमेरी होता है, ठीक है। ये 3 तरह का जो है ना मधुमक्खियाँ होती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि मधुमक्खी से शहद मधु प्राप्त होता है जो अत्यंत पौष्टिक भोजन है, ठीक है। तो कह रहा है कि मधुमक्खी से शहद मधु प्राप्त होता है जो अत्यंत क्या है, पौष्टिक भोजन है। और कृत्रिम तरीके से मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कृत्रिम तरीके से मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट ईयर पर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए बिहार पुलिस जो है ना, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई प्रारंभिक परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट जो एग्जाम हुआ था 26/12/2021 को एग्जाम हुआ था। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया बायोलॉजी का, यहाँ से जो है ना देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का जो है ना विक्रय आरंभ कर दिया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय जो है ना आरंभ कर दिया, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, एली लिली। क्या होगा, एली लिली, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम ई कोलाई इंसुलिन 1978 में जो है ना उत्पादित किया गया था, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रथम ई कोलाई इंसुलिन 1978 में जो है ना उत्पादित किया था, ठीक है। और प्रथम ह्यूमन जीवाणु द्वारा क्या होता है, उत्पन्न किया था। और सन 1983 में एली लिली कंपनी द्वारा इस प्रथम इंसुलिन को जो है ना ह्यूमुलिन ब्रांड नाम से भी जो है ना विक्रय आरंभ किया गया, ठीक है। और इंसुलिन मानव रक्त में शर्करा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, इंसुलिन जो है ना मानव रक्त में शर्करा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। तो कह रहा है इंसुलिन का निर्माण जो है अग्नाशय के क्या होता है, बी कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, द्वारा होता है निर्माण, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि दूध में उपस्थित शर्करा क्या है, बताइए। दूध में उपस्थित शर्करा है ना, क्या है बताइए, क्या होगा। तो 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, लैक्टोज। क्या होगा, लैक्टोज होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि दूध में जो उपस्थित शर्करा क्या है, तो लैक्टोज है। और लैक्टोज में पाया जाने वाला 2 मोनोसेक्राइड है। लैक्टोज में पाया जाने वाला 2 मोनोसेक्राइड है। एक कौन सा है, ग्लूकोज है, दूसरा क्या है, लैक्टोज है। और लैक्टोज को आमतौर पे जो है ना मिल्क शुगर कहा जाता है, ठीक है। तो लैक्टोज को आमतौर पे क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर कहा जाता है। और सुक्रोज हमारे घरों में जो है ना इस्तेमाल होने वाली सबसे क्या है, आम शर्करा है। और सुक्रोज को इन्वर्टर शुगर के नाम से भी जो है ना जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि सुक्रोज जो है ना हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली क्या है, सबसे आम शर्करा है। और सुक्रोज को इन्वर्टर शुगर के नाम से भी जो है ना जानते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रक्टोज फलों में क्या होता है, मौजूद शर्करा है। इसके बारे में कह रहा है, आगे कह रहा है कि ग्लूकोज एक साधारण शर्करा है और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले क्या है, तो मोनोसेक्राइड है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्लूकोज एक साधारण क्या है, शर्करा है। और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, मोनोसेक्राइड है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड को जोड़ने वाली लिंकेज को जो है ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के रूप में जो है ना जाना जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड को जोड़ने वाली लिंकेज को जो है ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है जब दूध को दही में डाला जाता है तो इसकी चीनी ऑक्सीकृत होकर क्या लैक्टिक एसिड जो है ना बनाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब दूध को दही में डाला जाता है तो इसकी चीनी ऑक्सीकृत होकर जो है लैक्टिक एसिड क्या करती है, तो बनाती है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 110 कह रहा है कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, कौन सा बताइए। कह रहा है इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है, तो क्या हो जाएगा। 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, ल्यूसीन है। क्या है, ल्यूसीन। तो एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है, तो ल्यूसीन है। तो कह रहा है ल्यूसीन जो है ना आवश्यक क्या है, अमीनो एसिड है। और प्रमुख अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन कौन है, देखिए पहला क्या है, तो ल्यूसीन है। दूसरा क्या है, लाइसिन। तीसरा क्या है, मिथियोनिन। और चौथा क्या है, फिनाइल एलाइनिन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, थ्रियोनिन है। और नेक्स्ट ट्रिप्टोफैन है। और नेक्स्ट वैलिन है। और नेक्स्ट क्या है, आर्जिनिन है। और नेक्स्ट क्या है, हिस्टिडीन है। और लास्ट क्या है, आइसोल्यूसिन है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रमुख अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन कौन सा है, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलो एलाइनिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन, वैलिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन और क्या आइसोल्यूसिन है, ठीक है।
चलिए लास्ट क्वेश्चन 111 नंबर पे आइए। कल एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बढ़ने वाला प्रतिरक्षा क्या है, बताइए। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बढ़ने वाला प्रतिरक्षा कौन सा है, तो क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या IgE है। ठीक है, तो कह रहा है कि एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बढ़ने वाली प्रतिरक्षा क्या है, तो IgE है। एलर्जी उत्पन्न करने वाला पदार्थों को एलर्जेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, एलर्जेंस भी कहते हैं। और किसी रोग के बाद शरीर का बढ़ा हुआ प्रतिरक्षण सक्रिय क्या होता है, प्रतिरक्षण कहलाता है। तो यहाँ पे कह रहा है किसी रोग के बाद शरीर का बढ़ा हुआ प्रतिरक्षण सक्रिय प्रतिरक्षण कहलाता है। और एलर्जी प्रतिरक्षण का एक क्या है, महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए एलर्जी के बारे में। एलर्जी के बारे में कह रहा है कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी इत्यादि किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में जो है ना विपरीत क्या होते हैं। तो आगे जो है ना यहाँ से आगे क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट जो पेज है ना नहीं है। ठीक है, तो अगले क्लास में जो है ना यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से जो है ना इस पॉइंट समझ लीजिए। पर एलर्जी जो है ना, एलर्जी क्या होता है, प्रतिरक्षण का एक क्या महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट है। और एलर्जी में क्या होता है, कुछ वस्तुएं जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी इत्यादि किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए क्या होता है, हानिकारक हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगले क्लास में जो है ना कंटिन्यू करेंगे, क्लास नंबर जो है ना 5 में। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये जो है ना सारा जो है क्वेश्चन नंबर 111 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 111 तक सारा का जो PDF है ना टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप लोग जो है ना वहाँ से PDF देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके पहले PDF नहीं डाले थे, कुछ कारणवश PDF तैयार नहीं हो पाया था। ठीक है, तो अभी जो है ना एक साथ आपका PDF क्वेश्चन नंबर 1 से 111 तक डाल देंगे। बाकी 1-2 क्लास और होगा बायोलॉजी का, 2-3 क्लास जो भी होगा आपको सारा जो है ना करवा दिया जाएगा। फिर एक क्लास में जो है ना आपका रिवीजन के तौर पे बायोलॉजी का एक क्लास में आपको सारा करवा देंगे। ठीक है, तो सभी लोग PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें 17,000 प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है ना इस क्लास का PDF आपको शाम तक जो है ना क्लास में मतलब टेलीग्राम चैनल पर जो है ना मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास को सभी लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये थोड़ा छोटा क्लास था, बाकी अगले क्लास में थोड़ा ना 1-1.5 घंटा क्लास में जो है ना आपका कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में आपका सारा बायोलॉजी खत्म कर दें। उसके बाद जो है ना हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।